जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डेली वीडियो सीरीज में आज बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। ग्रामर सेक्शन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी डिफेंस एग्जाम में हमेशा आपको 5 से 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डायरेक्शंस। हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में हमें करना क्या है। लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच सेंटेंस। जो भी सेंटेंस हमें देखने को मिलेगा उसके अंदर कुछ पार्ट अंडरलाइन रहेगा। बिलो ईच सेंटेंस आर गिवन 3 पॉसिबल सब्सटीट्यूशंस फॉर द अंडरलाइन पार्ट। और जो अंडरलाइन पार्ट रहेगा उसके 3 पॉसिबल सब्सटीट्यूशन रहेंगे, ए, बी और सी। If one of them A, B or C is better than the underlined part, indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter A, B और C। तो अगर आपको लगता है कि अंडरलाइन पार्ट से A, B और C में से कोई बेटर है तो A, B और C को आप आंसर शीट में मार्क कर देंगे। If none of the substitutions improves the sentence, indicate D as your response on the answer sheet। अगर आपको लगता है कि ए, बी और सी में से कोई भी अंडरलाइन पार्ट से बेटर नहीं है तो उस केस में डी ऑप्शन आपको चूज करना है, जो कि नो इम्प्रूवमेंट होगा। दस अ नो इम्प्रूवमेंट रेस्पॉन्स विल बी सिग्निफाइड बाय द लेटर डी। तो नो इम्प्रूवमेंट हमेशा आपको डी ऑप्शन में मिलेगा। अब क्वेश्चन से शुरू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। My old teacher gave many poor students money in spite of he was poor। कि मेरे जो वृद्ध शिक्षक थे उन्होंने बहुत सारे गरीब विद्यार्थियों को पैसा दिया, बावजूद इसके कि वो खुद कैसे थे, गरीब थे, फिर भी उन्होंने पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प की। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट जो है वो है इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के बावजूद। तो ये देखिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ओके, जबकि पुअर स्टूडेंट्स की हेल्प करना पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग किसको चूज करें, इवन दो को चूज करें। किसको चूज करेंगे, इवन दो को। तो हमारा जो इस सीरीज में आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए। एज इफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, एज इफ एग्जाम्पल देने के लिए यूज किया जाता है। हाउ एवर का मीनिंग होता है हालांकि, तो ये भी नहीं हो पाएगा। नो इम्प्रूवमेंट तो पिक्चर से बाहर है क्योंकि अंडरलाइन पार्ट सही नहीं था, इसीलिए हमें इवन दो को चूज करना पड़ा। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, यू शुड टू रीड द न्यूज़पेपर्स रेगुलरली इफ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहते हैं, तो वेल इन्फॉर्म्ड का मतलब है कि आप अपडेटेड होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास सारी नॉलेज हो, तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए शुड जो मॉडल है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, शुड जो मॉडल है ये बेसिकली यूज किया जाता है एडवाइस के लिए या फिर सजेशन के लिए। जबकि अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना एडवाइस नहीं है, कंपल्शन है। तो देखिए कंपल्शन का जो मॉडल है वो है मस्ट, और उसके लिए हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन हैव टू। हैव टू और मस्ट दोनों का एक ही मीनिंग है, कंपल्शन को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं, कंपल्शन। हिंदी में कंपल्शन को बोलते हैं अनिवार्यता। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन हैव टू हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, ऑट नहीं आएगा, ऑट भी एक मॉडल है, ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। और यहाँ पे शुड भी है, ठीक है, ये शुड है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शुड बी था ये ऑप्शन, तो ये भी आंसर नहीं बन पाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ही हैड लिसनिंग टू मी ही वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो
ही वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट, तो वो खोता नहीं, गायब नहीं होता, इस तरीके से है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप इसको इंपॉर्टेंट या स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। जब हम लोग ग्रामर डिस्कस करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस में आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें एक टाइप आता है कंडीशनल सेंटेंसेस में अनफुलफिल्ड कंडीशनल। तो जो टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस का वो है अनफुलफिल्ड कंडीशनल। तो अनफुलफिल्ड कंडीशनल बोलता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज फॉलोड बाय वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हमें क्या दिया गया है, देखें यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें दिया गया है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हमें क्या दिया गया है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, लिसन टू मी आएगा। तो इफ ही हैड लिसन टू मी ही वुड नॉट हैव गॉट लॉस्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ही आस्क्ड फॉर अ बैंक लोन ऑल्सो ही डिड नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज, कि उसने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया क्योंकि उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है कि कोई भी बैंक लोन के लिए इसलिए अप्लाई करेगा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज होंगे तो बैंक लोन के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल्सो जो है ये तो किसी चीज़ को पैरेलल बताने के लिए या किसी चीज़ का एग्जाम्पल देने के लिए यूज़ किया जाता है। रीज़न बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज का यूज़ करते हैं। रीज़न बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बिकॉज का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए। इवन इफ नहीं होगा, रिक्वायरिंग तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑल्सो को हमने रिप्लेस कर दिया। तो बिकॉज हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई वेंट टू द शॉप टू बाई सम स्टेशनरीज। मैं दुकान पे गया क्योंकि मैं कुछ स्टेशनरीज खरीदना चाहता था। तो देखिए अंडरलाइन पार्ट गलत है क्योंकि स्टेशनरी जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग एस या एस नहीं लगा सकते। तो इस केस में हमारा आंसर क्या बन जाएगा, स्टेशनरी, ये बन जाएगा। ओके, स्टेशनरी इसका तो मतलब होता है स्टेबल, कोई चीज़ मूवमेंट नहीं कर रही हो, फिक्स हो। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशनरी है ये बात हो रही है किसकी, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, इनकी। ओके, स्टेशनरीज हो नहीं सकता, ये तो कुछ वर्ड ही नहीं बनता। नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर द लास्ट 2 hours। तो देखिए सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैं पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए, और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि, और ये समय बिंदु। तो पिछले 2 घंटे आपको समय अवधि की जानकारी देंगे तो फॉर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सिंस कभी भी आपका आंसर नहीं बन सकता, ठीक है। तो सिंस तो आपका आंसर बन नहीं सकता। तो आपका आंसर बनेगा क्या, आपका आंसर बनेगा यहाँ पे फॉर। तो इस केस में आपको कोई भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नो इम्प्रूवमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि द टेबल नीड्स टू बी पेंटेड। टेबल को क्या किया जाना चाहिए, पेंट किया जाना चाहिए। तो देखिए टेबल को पेंट करने की ज़रूरत है, मतलब टेबल को पेंट किया जाएगा। तो ये पैसिव का वाक्य है। और अगर पैसिव के वाक्य की बात करते हैं तो पैसिव में हमेशा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी प्लस थर्ड फॉर्म ही लगा हुआ है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पैसिव का स्ट्रक्चर होता है बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यही यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आंसर क्या बन जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। और बाकी किसी भी ऑप्शन में आपको थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, इट बिगेन टू रेन हैवीली जस्ट व्हेन आई प्रिपेयर टू गो आउट। तो सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि बहुत तेज बारिश होने लग गई जब मैंने बाहर जाने की तैयारी करी, या जब मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। तो जो एक्शन आप बताना चाहते हैं वो कैसा बताना चाहते हैं? कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताना चाहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन में क्या बनेगा? वॉज प्रिपेयरिंग। क्या बन जाएगा? वॉज प्रिपेयरिंग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंटिन्यूअस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं बता सकते तो ये नहीं बनेगा। हैव प्रिपेयर्ड नहीं बता सकते तो ये नहीं बनेगा। नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि आपको अंडरलाइन पार्ट चेंज करना पड़ा है, और प्रिपेयर्ड तो पास सिंपल में बनेगा, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, वॉज प्रिपेयरिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कपल सीम्ड टू लव वन अनदर वेरी मच। सबसे पहले तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। वन अनदर जो है ये दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है, और दो के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे ईच अदर हमारा आंसर बनेगा, और ईच अदर जो है वो आपको कहाँ पे दे रखा है? सी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये ईच अदर आपका आंसर बन जाएगा। ईच नहीं होगा, एवरी अदर नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वन अनदर को हमने रिप्लेस कर दिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ हाई टाइम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ हाई टाइम ये हमेशा अपने साथ पास्ट वर्ब लेता है। पास्ट वर्ब बोले तो फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म। और इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ क्या बोलते हैं, इसके अंदर कई बार इमेजिनेशन की भी बात बोलते हैं। तो इन सब में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये पास्ट सिंपल का ही वर्ब यूज़ हो रखा है, डिड। तो आपको कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट आंसर बन जाएगा। हैव डन, वुड डू, हैड डन, ये कोई आपके आंसर नहीं बनेंगे। आगे चलते हैं। इफ़ आई वर अ मिलीनियर, देखिए मैं आपको बता रहा था जो अभी इमेजिनेशन, तो वो यही स्ट्रक्चर है। इसमें हमेशा आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है। अब आई चूंकि सिंगुलर है तो आई के साथ वॉज आना चाहिए था, लेकिन इमेजिनेशन है कि इफ़ आई वर अ मिलीनियर, कि अगर मैं बहुत खरबपति अरबपति होता तो, बट है नहीं, तो इमेजिनेशन में हमेशा वर का यूज़ किया जाता है। और इसका जो आगे का स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग वुड हैव यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसको हम लोग इमेजिनरी कंडीशनल बोलते हैं। तो वुड हैव आता है इसके स्ट्रक्चर में, आपने यूज़ कर लिया वुड हैव हेल्प, तो ये गलत हो गया। वुड हेल्प कहाँ पे है? सी में है, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। नो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि चेंज किया है। कुड हैव नहीं होगा, एम केपेबल नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज एक्सटेंडेड फॉर अ मंथ, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो देखिए 1 मंथ जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने आपसे उस समय भी बोला था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंस और फॉर बार बार क्वेश्चन आता है, और आपने 2-3 वीडियोस में देख लिए हैं कि इसके क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। तो फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो 1 महीने का टाइम पीरियड को शो करेगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? नो इम्प्रूवमेंट। आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? नो इम्प्रूवमेंट, डी ऑप्शन। तो ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पेंटिंग विच दे वर लुकिंग एट वॉज डन बाई माई सिस्टर, कि वो पेंटिंग जो वो लोग देख रहे थे वो मेरी सिस्टर ने बनाई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना कि हम लोग पेंटिंग को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हमेशा उसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है? दैट आता है। कौन सा आता है? दैट। तो विच जो है ये नॉन लिविंग के लिए, और वॉट तो आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन पूछता है। नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग विच को रिप्लेस कर रहे हैं, और हुम जो है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब मैं आपको ग्रामर में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हु, हुम, विच और दैट, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके,
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमारा आंसर क्या बनेगा, दैट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।